हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ एनसीईआरटी। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पावर शेयरिंग। जैसे कि इससे पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, देयर आर टू स्टोरीज अबाउट श्रीलंका एंड बेल्जियम। श्रीलंका में एथनिक कंपोजिशन क्या था, डिफरेंट ग्रुप्स थे, फ्रेंच, डच और जर्मन कम्युनिटीज़ थी। और श्रीलंका में सिन्हाला लैंग्वेज को बोलने वाले लोग और तमिल स्पीकर्स थे, जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। और इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया गया उसको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में किस तरीके से मेजॉरिटेरियनिज्म के आधार पर इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला गया। श्रीलंका इमर्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका को स्वतंत्रता 1948 में मिली। जो श्रीलंका है उसे इंडिपेंडेंट 1948 में इंडिपेंडेंस मिली। और जो लीडर्स थे सिन्हाला कम्युनिटी के, आपको जैसे कि इससे पहले के वीडियो में बताया गया, सिन्हाला कम्युनिटी मेजर कम्युनिटी थी श्रीलंका की। तो सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स ने ये कोशिश की कि सरकार में उनका डोमिनेंस बन पाए, ठीक है, और उनकी मेजॉरिटी थी, इसलिए वो अपना डोमिनेंस सरकार में बनाना चाहते थे। और इसका परिणाम क्या हुआ कि जो सरकारें थीं वो मेजोरिटेरियन के हिसाब से सिन्हाला सुपरमेसी को इस्टेब्लिश करते हुए गवर्नमेंट बनाई गई, ठीक है। जो 1948 के बाद में जो सरकार बनी वो किससे रिलेटेड थी, मेजोरिटेरियन से। मतलब मेजोरिटेरियन का मतलब होता है बहुमत से। बहुमत में सिन्हाला लोग थे, तो आपने देखा कि इस गवर्नमेंट के थ्रू सिन्हाला सुपरमेसी इस्टेब्लिश हो गई श्रीलंका में। उसके बाद 1946 में एक एक्ट पास किया गया श्रीलंका में, जिसमें सिन्हाला को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। और डिसरिगार्डिंग तमिल को क्या कर दिया गया, डिसरिगार्ड कर दिया गया, तमिल को कोई वैल्यू नहीं दी गई। और गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो पॉलिसीज़ थी वो सारे सिन्हाला लोगों के फेवर में निकाली, या जितने भी यूनिवर्सिटी की पोजीशन होती थी, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती थी, वो उन सब में प्रेफरेंस दी जाती थी सिन्हालाज लोगों को, सिन्हालाज को। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज़्म। और एक नया जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें यह भी बताया गया कि जो राज्य है, जो देश है, वो कौन से धर्म को प्रोटेक्ट करेगा, बुद्धिज़्म को। बुद्धिज़्म मतलब बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म ज़्यादातर किन लोगों का था, सिन्हालास का था। तो बौद्ध धर्म को प्रोटेक्ट करेगा। तो आपने देखा कि इस तरीके से सब कुछ किससे रिलेटेड कर दिया गया, सिन्हालास की सुपरमेसी बन रही है श्रीलंका में। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर अदर। इस तरीके से सरकार के बहुत से मेजर्स आते गए, और इन सारे तरीकों की वजह से जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने अपने आप को श्रीलंका से अलग मानना स्टार्ट कर दिया। उनका मन, अब उनके अंदर फीलिंग आने लगी एलाइनेशन की, मतलब कि वो उनके देश के लोग उनकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं। और उन लोगों ने ऐसा फेल्ट किया, ऐसा महसूस किया कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि बुद्धिस्ट सिन्हालास के द्वारा लीड की जाती है, उसका कोई भी लीडर तमिल्स की, जो तमिल हैं, उनकी लैंग्वेज को और उनके कल्चर को कोई भी महत्व नहीं देता है। और उन्होंने ऐसा महसूस, दे फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डिनाई देम इक्वल पॉलिसी। और उन लोगों के मन में ये चीज़ बैठ गई कि सरकारें जो हैं, या सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, या कोई भी गवर्नमेंट उन्हें किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं देंगी। डिस्क्रिमिनेशन उनके बीच में हो रहा था, उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल पा रही थी, और अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल रही थी। और इन सब का परिणाम क्या हुआ, एज अ रिज़ल्ट ऑफ द रिलेशन, इन सब के परिणाम स्वरूप जो रिलेशन था श्रीलंकन तमिल और सिन्हालास के बीच में, ये जो रिलेशंस था ये धीरे धीरे बिगड़ने लगा, ठीक है। तमिल्स एंड सिन्हालास के बीच में जो कम्युनिटीज़ थी उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस आने लगे। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद श्रीलंका के तमिल लोगों ने अपनी पार्टीज़ बनाई, और वो लोग भी तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए स्ट्रगल करने लगे। और रीजनल ऑटोनॉमी, जैसे कि आपको पता ही है कि एजुकेशन और जॉब सब में किसकी थी, सिन्हालास की थी। और उनके डिमांड को
बहुत डिनाई किया जा रहा था, माना नहीं जा रहा था तमिल्स के। तो अब तमिल लोगों की जितनी भी डिमांड्स थी उनको क्या किया गया, डिनाई किया गया। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल। और जब तमिल लोग पूरी तरीके से हार गए तब उन्होंने क्या डिमांड किया, उन्होंने ये डिमांड किया कि उन्हें एक अलग जगह दे दी जाए, एक इंडिपेंडेंट स्टेट, इलाम का मतलब है एक छोटी सी जगह दे दी जाए श्रीलंका में अलग, इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में उन्हें एक छोटा सा स्टेट अलग से दे दिया जाए, जहां पे सिर्फ कौन रहेंगे, श्रीलंकन्स रहेंगे। The distrust between the two communities turned into widespread conflict। और ये जो दो कम्युनिटीज के बीच का डिस्ट्रस्ट था, इसकी वजह से वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, बहुत विरोध जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब इस विरोध की वजह से ये विरोध बहुत ही जल्द किस में टर्न हो गया, सिविल वॉर में। सिविल वॉर का मतलब होता है जब व्हेन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स वॉर बिटवीन ईच अदर, एक दूसरे से लड़ते हैं। तो एक ही कंट्री में विभिन्न जो ईच ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं, वो जब आपस में लड़ाइयाँ करते हैं तो ये सिविल वॉर कहा जाता है। तो ये सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया, इन दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल बोथ ऑफ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड। और इसका परिणाम क्या हुआ इस सिविल वॉर का, कि हज़ारों की संख्या में दोनों ही कम्युनिटीज़ के लोग मारे गए। मैनी फैमिलीज़, बहुत सी फैमिलीज़ को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। अब उनके जीविकाएं, जो लाइवलीहुड्स था वो उनका खो गया, उनका ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से श्रीलंका के लोगों को प्रॉब्लम्स हुई। और जैसा कि आप लोगों ने क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि श्रीलंका का एक्सीलेंट रिकॉर्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एजुकेशन में एंड हेल्थ में। बट द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड अ ट्राइबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। लेकिन इस सिविल वॉर ने श्रीलंका के सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक लाइफ को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। तो अब आपने देखा श्रीलंका में तमिल्स ने अपने लिए अलग स्टेट के डिमांड कर लिए। अब हम लोग देखेंगे कि बेल्जियम में किस तरीके से एकोमोडेशन किया गया। द बेल्जियम लीडर टुक अ डिफरेंट पाथ। बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, रीजनल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज किया, देखा कौन कौन से वेरिएशन है, डाइवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद में 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया गया, उसमें सुधार लाया गया। और ये अरेंजमेंट किए गए कि कैसे इतने वेरिएशन के लोग एक साथ एक देश में रह सकें। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। इन लोगों ने जो अरेंजमेंट किया वो दूसरे देशों से बिल्कुल अलग और इनोवेटिव था। Here are some of the elements of Belgium model। यहाँ पे हम लोग बेल्जियम मॉडल के कुछ एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। Constitution prescribe that member of Dutch and French speaking minister shall be equal in the सेंट्रल गवर्नमेंट। और बेल्जियम के संविधान में ये प्रावधान किया गया कि डच और फ्रेंच, क्योंकि यही दोनों आपस में लड़ रहे थे, मेजर कम्युनिटीज़ थे, तो डच और फ्रेंच जो कम्युनिटीज़ हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर होंगे। उसमें मतलब दो तो हम लोगों ने देखा जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, डच और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों मिनिस्टर्स इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। मतलब जो केंद्र सरकार होगी उसमें जितने मिनिस्टर डच होंगे सेम उतने ही फ्रेंच स्पीकर्स होंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड द सपोर्ट फॉर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। और इसी प्रकार से जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के मेंबर्स थे उनके लिए भी कुछ अलग से स्पेशल लॉज बनाए गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे सिंगल कोई भी कम्युनिटी डिसीजन नहीं ले सकती थी। बेल्जियम में क्या था कि सिंगल, जैसे श्रीलंका में हुआ सिन्हालास को सुपरमेसी दे दी गई, लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। कोई भी सिंगल कम्युनिटी कोई डिसीजन अकेले नहीं ले सकती थी। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड स्टेप में क्या किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को, बहुत सी पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। और 2 रीजन्स, गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ कंट्री, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल गई और स्टेट गवर्नमेंट को। और स्टेट जो गवर्नमेंट थी वो सबऑर्डिनेट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, दोनों ही इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकती थी। तो उसके बाद में जो थर्ड स्टेप था, ब्रुसेल्स में ज़्यादा टेंशन थी, तो ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें दोनों ही कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, फ्रेंच को भी डच को
को भी। और जो फ्रेंच स्पीकिंग थे उन्होंने ऐसा इसलिए एक्सेप्ट कर लिया, आपको पता है ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच थे, लेकिन फ्रेंच लोगों ने इन 20% डच को भी इसलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सेप्ट किया था। सेंट्रल में कौन ज़्यादा थे? 59% आपने देखा था कि डच थे। तो जब यहाँ पे डच लोगों ने फ्रेंच को मौका दिया तो ब्रुसेल्स में भी फ्रेंच ने डच को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी। तो अब आपने देखा झगड़ा धीरे धीरे सॉल्व हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स थे जो बेल्जियम में अडॉप्ट किए गए। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा बेल्जियम में एक और गवर्नमेंट बनाई गई जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट कैसे बनती थी? इसमें लैंग्वेज कम्युनिटी, जैसे डच, फ्रेंच एंड जर्मन, तीन थे, डच थे, फ्रेंच थे और जर्मन थे। इन तीनों की कम्युनिटी गवर्नमेंट बनती थी। मतलब कि डच लोग अपने डच कम्युनिटी लीडर को चुनते थे, फ्रेंच अपने कम्युनिटी लीडर को चुनते थे। तो डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लिव, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था कि वो कहाँ रहते थे। और दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन कौन सी इश्यूज पे पावर होती थी? रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपको ऐसा लग सकता है कि बेल्जियम का मॉडल बहुत कठिन है, मतलब कितने अलग अलग, फर्स्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन ये ज़रूरी था। इट इंडीज इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इवन द पीपल फॉर लिविंग बेल्जियम। तो बेल्जियम के लोग कॉम्प्लिकेटेड थे, वहाँ का एथनिक जो कंपोजिशन था वो कॉम्प्लिकेटेड था, तो व्यवस्थाएं भी कॉम्प्लिकेटेड, मॉडल भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। लेकिन ये जो अरेंजमेंट्स थे, बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्क वेल सो फॉर, लेकिन इन अरेंजमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया आगे, और जिसकी मदद से, इन अरेंजमेंट की मदद से ही, जो जैसे श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया था, लेकिन बेल्जियम में इस तरीके की सिविक स्ट्राइक होने से रोक दिया इन अरेंजमेंट्स ने। ऐसी कोई बहुत बड़ा वॉर नहीं हो पाया जिसमें लाखों लोग मारे जाएं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो बेल्जियम की कंडीशन थी उसका सल्यूशन बहुत आसानी से निकाल लिया गया। व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर, और जब पूरे यूरोप के बहुत से देशों ने एक साथ मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाया, ठीक है, जो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जब यूरोपियन यूनियन को बनाया गया तो ब्रुसेल्स को इसका क्या चूज़ किया गया? हेडक्वार्टर। इसीलिए क्योंकि ब्रुसेल्स ने एक ऐसा मॉडल लोगों के सामने प्रस्तुत किया जिसकी वजह से कंट्री में पीस इस्टेब्लिश हो पाई, शांति आ पाई, तो इस सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल गया। तो इस वजह से ब्रुसेल्स को एक रोल मॉडल के रूप में हेडक्वार्टर बनाया गया यूरोपियन यूनियन का। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, याद कर लीजिएगा। तो अब हम लोगों ने देखा कि दो कंट्रीज़ हैं, दोनों ने अलग अलग तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, श्रीलंका ने भी, तमिल ने भी। तो अब हम लोगों ने इन दोनों स्टोरीज से क्या सीखा? व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज? बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी से हम लोग को क्या सीख मिलती है? बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों ही डेमोक्रेसीज थे, yet दे डील विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। लेकिन दोनों में अंतर क्या था? दोनों देशों ने पावर शेयरिंग के क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से डील किया। बेल्जियम के लीडर्स ने रियलाइज किया कि कंट्री की यूनिटी तभी पॉसिबल है जब सबकी, जितने भी कंट्री में लोग हैं, सबकी फीलिंग्स की रेस्पेक्ट की जाए और उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए, डिफरेंट कम्युनिटीज़ की, ठीक है। जैसे कि आपने देखा, रियलाइजेशन रिजल्टेड इन द म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग, और जो अरेंजमेंट किया गया उसको सब ने एक्सेप्ट कर लिया, फ्रेंच ने भी एक्सेप्ट किया, डच ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एक मॉडल था जिसको सबने एक्सेप्ट कर दिया, इसलिए इसको हम लोग रोल मॉडल बोल सकते हैं। लेकिन श्रीलंका सोज अस अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल। श्रीलंका का जो एग्जाम्पल था वो कॉन्ट्रास्टिंग था। इट सोज अस इफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट टू फोर्स इट्स डोमिनेंस। श्रीलंका के एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि अगर कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी, वो कम्युनिटी जो नंबर में ज़्यादा है, और वो अदर्स की पावर को मानने से रिफ्यूज़ कर देती है, तो क्या होगा कि कंट्री डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा, श्रीलंका जो कंट्री थी वो डिवाइड हो गई, जो तमिल थे वो अलग, उन्होंने अपने स्टेट की डिमांड कर ली, तो आपने देखा श्रीलंका का कुछ हिस्सा नॉर्थ और ईस्ट का वो तमिल्स के पास चला गया। तो आपने देखा कंट्री जो है वो डिवाइड हो गई। तो पावर डिवाइड होने में नहीं है, पावर किस में है? जब एक साथ सब यूनाइट
यूनाइट होके रहें। तो इस तरीके से ये दोनों ही स्टोरीज़ ने आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। बहुत आपको काफ़ी हद तक समझ में भी आ गया होगा बेल्जियम का मॉडल देखने के लिए कि पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है। कंट्री को यूनाइट करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग इसके एग्जैक्ट आंसर को फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।